सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश कुमार यादव एक्स सर्विसमैन अब पढ़ाई चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 26 जुलाई 2020 ऑपरेशन विजय यानी विजय दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हम ये एक छोटा सा पोस्ट डाल के भी आप लोगों को इसके बधाई दे सकते थे, एक छोटा सा क्लिप हम डाल देते, एक छोटी सी इमेज हम डाल देते और विजय दिवस की शुभकामनाएं हम दे सकते थे। लेकिन हमारा उद्देश्य वहीं तक सीमित नहीं था। जिस उद्देश्य के साथ हमने इस चैनल को शुरू किया था, वो उद्देश्य हम चाह रहे हैं कि वही उद्देश्य आप लोगों को हम उसी उद्देश्य के साथ हम अपना मकसद, हमारा जो टारगेट आप लोगों के सामने, हमारा विज़न है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि विजय दिवस सिर्फ एक नाम नहीं है, ये विजय दिवस एक नाम नहीं है, ये एक इंडिया, एक भारत, एक नए भारत की शुरुआत थी। भारत 1947 वो दिन था जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, यानी हमारी अपनी सरकार, अपने लोगों का शासन। और उसी दिन एक दुखद घटना हमारे साथ हुई थी, वो थी भारत का विभाजन। और उस भारत के विभाजन के साथ ही ऐसी घटना, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जो आज तक हम उसको मिटा नहीं पाए हैं। उन परिस्थितियों को, उस समय जो परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हुई, शायद आज तक हम उसका समाधान नहीं निकाल पाए हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 को हो गया था और दो राष्ट्र बन चुके थे। और उन्हीं के बीच उसी दौरान एक रेखा, एक जो सीमा बनाई गई थी जिसको LOC का नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा लगभग 750 किलोमीटर के समथिंग, लगभग 745 या 750 के किलोमीटर के लगभग एक ऐसी रेखा है जो दो देशों को डिवाइड करती है, भारत और पाकिस्तान। कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई और इन दोनों देशों के मन में आपस में जो रंजिश, जो मनमुटाव थे वो बढ़ते चले गए। और उनका परिणाम ये हुआ कि हमें लगभग 4 युद्ध, कम से कम 4 युद्ध हमें पाकिस्तान और भारत के साथ आपस में ये युद्ध हुए। और हमारा सौभाग्य है, ये इंडिया और भारत, इंडिया बोले या भारत बोले एक ही बात है, हिंदुस्तान बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। तो वही कहानी होती है। हमारी ये खुशनसीबी है, हमारा यहाँ शौर्य इस कदर भरा हुआ था कि हमने चारों युद्ध जीते हैं। 1948 सबसे पहला युद्ध लड़ा गया, आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में 1948 एक कश्मीर मुद्दा था, क्योंकि कश्मीर उस टाइम स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। और वहाँ के राजा हरि सिंह जब कव्वालियों ने आक्रमण कर दिया तो वो भारत की शरण में आए और उन्होंने हमारा अभिन्न अंग बनने का फैसला लिया। और हमने वो जंग बेखूबी कव्वालियों को खदेड़ दिया और वो जंग हम जीत चुके थे और कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 जिसको ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। उसमें भी हमने फतह हासिल की और ताशकंद समझौता के साथ ये युद्ध विराम हुआ। 1971 जो कि आज तक पाकिस्तान की राहों में उनकी इंडिया, जो उनकी आर्मी है, उनके दिलों में एक टीस बन के पैदा हुआ है। और उसी का नतीजा हुआ था 99 कारगिल। 1971 में क्या हुआ था कि करीब लगभग 94,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बना लिए गए थे। घुटनों के बल वो भारतीय सेना के सामने समर्पण कर चुके थे और एक नए देश यानी बांग्लादेश का निर्माण वहाँ से हुआ था। और वो टीस आज जो भी घटनाएं, मेरा मानना है कि जो भी घटनाएं घटती जा रही हैं वो 1971 की जो टीस है वो ही हर चीज़ उन लोगों के दिलो दिमाग में बैठ चुकी है। वो उस हार को आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी का नतीजा 99
यानी करगिल युद्ध। करगिल युद्ध जिसे कि हम करगिल विजय यानी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ये लगभग करीब 60 दिन तक चला एक ऐसा युद्ध था जिसको पहले तो हम एक घुसपैठ मान रहे थे, लेकिन बाद में एक बड़ा युद्ध बन गया। 3 मई 99 को जे.एंड.के में क्या होता है कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ना आम जनता जानती होगी, कि वहाँ पर गुर्जर प्रजाति होती है जो कि मवेशियों को चराती है। मवेशी मतलब पशु वगैरह हैं, वो उनको जंगलों में ले जाती है। जब उन लोगों ने, उनका काम होता है कि दूर दराज के एरिया में अपने जानवरों, अपने मवेशियों को लेके जाते हैं, चराते हैं। 3 मई को क्या हुआ कि किसी चरवाहे ने आके इंडियन आर्मी को जानकारी दी कि LOC यानी नियंत्रण रेखा के आसपास वर्दी में, पाकिस्तानी वर्दी में कुछ हलचलें चल रही हैं, वहाँ कुछ आदमी रह रहे हैं जो कि आर्मी के लग रहे हैं, लेकिन वो इंडियन आर्मी के नहीं हो सकते। जब ये इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को मिली तो 5 मई 1999 यानी 2 दिन के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी पेट्रोलिंग टीम भेजी और पेट्रोलिंग टीम का सामना पाकिस्तानी आर्मी से हुआ और वहाँ हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि करीब 4 दिन बाद में जब गोलाबारी चल रही थी, उसी दौरान जो करगिल में हमारा आयुध डिपो जो होता है, जहाँ गोला बारूद रखा जाता है, वो नष्ट हो चुका था। आप सोचो कि जिस सेना के पास गोला बारूद ना हो उसकी क्या हालत होती है। लेकिन भारतीय सेना ने यह दिखा दिया कि युद्ध कभी भी गोला बारूद से नहीं, उनके हौसलों से लड़ा जाता है। और ये हर क्षेत्र में, हर जगह भारतीय सेना ने करके दिखाया है। चाहे वो UN देख लो या जैसे 1971 की लड़ाई देख लो, हर जगह इंडियन आर्मी ने यह करके दिखाया कि एक जब हौसला होता है तो बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीती जा सकती है। और उसी एक दिन के बाद में, मतलब जो लद्दाख का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है, द्रास, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की हलचल देखी गई। अब तक भारत सरकार और इंडियन आर्मी ये समझ चुकी थी कि हालात इतने नाजुक नहीं है, ये घुसपैठ नहीं है, ये पाकिस्तान के द्वारा रची गई एक साजिश है और जिसका जवाब देने का समय आ गया है। और 26 मई 99 को इंडियन एयरफोर्स को आदेश दे दिया गया और उन्होंने अपने लड़ाकू विमान जे.एंड.के में तैनात कर दिए और युद्ध आरंभ हो गया। ये करीब 60 दिन मतलब 2 महीने तक चलने वाला युद्ध था, जो कि अंततः 26 जुलाई 99 यानी 26 जुलाई 99 को समाप्त हो गया। और समाप्ति के साथ, किस चीज़ के साथ समाप्त हुआ? हमारी विजय के साथ। ये विजय, ये आज़ादी, आज़ादी नहीं बोल सकते हम इसको, जो हमारी जीत थी ना, ये इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोगों का खून उसमें बहा है इस देश के लिए, उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि इन हालातों को वही समझ सकता है जो इस हालात में जिया है। हमने वो ज़िंदगी जी है, हमें पता है कि एक सिपाही, एक जवान, एक इंडियन आर्मी के सोल्जर की ज़िंदगी क्या होती है। इन सब घटनाओं से पीछे की कहानी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये सब घटनाएं पैदा कहाँ से हुई। ये तो 1947 से ये घटनाएं बनती जा रही थी, लेकिन हम शांति प्रिय देश के रहने वाले इंसान हैं। हमने सोचा कि शायद हम दुश्मन से भी प्यार करते हैं, हम कभी ये नहीं चाहते कि दुश्मन का भी बुरा हो। फरवरी 99 में एक घोषणा पत्र पर साइन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि ये दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और शांति बहाल के लिए ज़रूरी था कि दोनों देशों में सामंजस्य हो, दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें। भारत ने विश्वास किया, जो घोषणा पत्र हुआ उसके तहत हमने विश्वास कर लिया। लेकिन हमारी पीठ के पीछे जो कि पाकिस्तान की हमेशा से नीति रही है, खंजर घोंपने की, उन्होंने इस बार भी वही काम किया। और फरवरी 99 से हम तो बिल्कुल फ्री हो गए कि हमने तो भाई समझौता कर लिया है। लेकिन उन्होंने अपने करीब 5000 से ज़्यादा सैनिक LOC के पार अपने इंडिया के जो क्षेत्र था उसमें तैनात कर चुकी थी।
5,000 घुसपैठिए कोई छोटे, ये आंकड़े छोटे नहीं है, सोचोगे तो ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। और ऐसी हालात जहाँ की कंडीशन, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो शायद आप J&K की हर लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग टीवी पे या आम जनता भी चाय की थड़ी के ऊपर बैठ के वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा लेती रहती है, बोलते रहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो किसी को पता नहीं। क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ इंडियन आर्मी और जो एक सोल्जर होता है उसके सामने आती है। जब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस दौरान आपने सोचा, आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा एक शब्द ऑपरेशन भद्र। ये ऑपरेशन भद्र क्या था? जब फरवरी 99 को जो घोषणा पत्र साइन तो हो गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने घुसपैठिए बढ़ाने शुरू कर दिए। और जिस नीति के तहत वो अपने घुसपैठिए नियंत्रण रेखा में क्रॉस करवा रहे थे, उसी का नाम था ऑपरेशन भद्र। और जिनका मेन टारगेट, मेन उद्देश्य यही था कि कैसे भी कश्मीर और लद्दाख का जो जुड़ाव है उसको तोड़ दिया जाए, कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया जाए ताकि कोई कम्युनिकेशन हो ना सके। इस युद्ध में भारतीय सेना के करीब 2 लाख सैनिक ने भाग लिया था। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 2 लाख सैनिक बहुत हैं, जिसमें करीब हमारे 550 लगभग आंकड़े, ऑथेंटिक आंकड़े, मेरे जहाँ तक आइडिया ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, लगभग 550 जवान शहीद हो गए थे। 550 जवान शहीद होना एक आम बात नहीं है। उन लोगों से पूछो, उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपना बेटा खोया है, अपना भाई खोया है, अपना पति खोया है। उन जवानों, उन परिवारों से पूछो कि वो आंकड़े कितने बड़े हैं। और करीब 1400 से 1500 के लगभग हमारे जवान घायल हुए थे। ये 60 दिनों तक चलने वाले एक छोटा मोटा युद्ध नहीं था, बहुत बड़ा युद्ध। कंडीशन बिल्कुल विपरीत, ऐसी कंडीशंस जो कि भारतीय सेना के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए चुनौतियों से भरी हुई थी। आप यकीन नहीं करोगे कि उस दौरान जो जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए थे, इंडियन आर्मी ने उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया था। जो ऑपरेशन चल रहा था उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। और जो कंडीशंस थी वो ऐसी थी कि दुश्मन अपनी हाइट पे बैठा हुआ था, दुश्मन हाइट पे था। हमें दिन भर वहाँ छुप के जवान रहा करते थे, रात को रस्सियों के सहारे चढ़ा करते थे। जहाँ -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा हो, उस कंडीशन में सोचो कि जहाँ पर इंसान का ब्लड तक जम जाता है, उस कंडीशन में वो जवान अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या उनकी शहादत को आज हम सही तरीके, सही मायने में उनको इज्जत दे पा रहे हैं? उनकी शहादत को क्या हम भुना पा रहे हैं? नहीं। उनकी शहादत, उनको कोई लालच नहीं था। उन जिन लोगों ने अपनी जान दी है ना, वो, उनका कोई लालच नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है, मुझे मिनिस्ट्री पद चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, वो कुछ नहीं था उनका। वो उनका देश के प्रति प्रेम था। उस युद्ध का सबसे टर्निंग पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो था टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स एक ऐसा पॉइंट था जो कि बहुत हाइट में था। दुश्मन उस पर कब्जा कर चुके थे और हमें किसी भी हालत में यदि इस कारगिल युद्ध को जीतना था, उस पर फतह हासिल करनी थी, तो उसका मेन टर्निंग पॉइंट वही था क्या, टाइगर हिल्स। और टाइगर हिल्स की जिम्मेदारी दी गई 18 ग्रेनेडियर को, जिसने कि बेखूबी उसको अंजाम दिया। रात के समय 18 ग्रेनेडियर के जो घातक टीम थी, उसने इस ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने टाइगर हिल्स पर अपना फतह तिरंगा फहरा दिया। वो तिरंगा जिस दिन फहराया वो था 4 जुलाई, यानी 4 जुलाई 1999। यहीं से भारत की विजय कन्फर्म हो चुकी थी और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट हमारा स्टार्ट हो चुका था। लोगों के,
इंडिया को ये कन्फर्म हो चुका था कि हम विजय हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान अपनी इस हार से बिल्कुल हताश हो चुका था, उसके दांत खट्टे हो चुके थे, वो अपनी हार मान चुका था। आपने एक शब्द सुना होगा LOC, नियंत्रण रेखा, जो बार बार आती है। ये करीब 740 किलोमीटर की रेखा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वो रेखा है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस टाइम खींची गई थी कि एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। आज भी है वो रेखा वैसी ही है, हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार बार उसको मानने से इनकार कर रहा है और उसका रिज़ल्ट हर बार उसको मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। और हमने भी कसम खा रखी है कि जब जब वो अपने ऐसे हथकंडे अपनाएगा हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस युद्ध में हमने अपने बहुत से सैनिकों की शहादत दी है, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर के थे, मेजर मनोज कुमार पांडे, एक थे लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह 18 ग्रेनेडियर के, एक थे मेजर राजेश। ऐसे पता नहीं कितने जवान इस युद्ध में शहीद हो गए। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक, आज की युवाओं से, आज के जो युवा पीढ़ी है उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अपने करीब 500-600 जवान शहीद हुए हैं, 500-600 जवान जो शहीद हुए हैं, कभी क्या उन्होंने इस भारत की कल्पना की होगी? नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जिन लोगों ने इस भारत जैसे भारत की कल्पना की थी, क्या वो भारत आज है? क्या हम उनके सपनों का भारत बनाने में हम उनकी योगदान दे रहे हैं? नहीं। आज के युवा गलत रास्तों पर जा रहे हैं। यदि तुम्हें गलत रास्ते पर जाना है तो मेरा कहना यह है कि आप उस गलत रास्ते को चुनिए और देश की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये वो समय है जब आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि क्या देश की सेवा सिर्फ सेना में जाके हो सकती है? जी नहीं। देश की सेवा हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। आप बिना सेना में गए हुए भी देश की सेवा कर सकते हो। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि उनकी शहादत, जिन लोगों ने हमारे लिए शहादत दी है, उन लोगों को भूलो मत, उन लोगों को याद करो, उन लोगों को कम से कम अपने दिलों में याद रखो, अपने आने वाली पीढ़ी को उनके शौर्य गाथाएं सुनाओ। ये इतिहास के पन्ने बन के मत रहने दो। आप कैसे भी अपने देश की भलाई के लिए कार्य करते रहो, लेकिन गलत रास्ते को मत चुनो, अच्छे रास्ते को चुनो, लोगों का भला करो। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और मैं अब आप लोगों को और क्या कहूँ, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखो। लोग बोलते हैं कि फौजी पागल होते हैं और मैं इस बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि पागल व्यक्ति ही -40 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ आपका ब्लड तक जम जाता है, ऐसी जगह रह के दिखाओ। जो लोग एसी रूमों में बैठ के भाषण देना बहुत अच्छी बात है, दे देंगे, और जो लोग भाषण देते हैं उनको वहाँ की J&K की, मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि 30% क्या 80% लोगों को वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का पता नहीं होगा। आप लोगों को, उन लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं। एक जवान बोलते हैं कि इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होना बहुत आसान बात है। अरे एक बार जाके रेस करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा। जो बच्चा, जिसकी खेलने कूदने की उम्र होती है ना, जिनमें जैसे रईसों के बच्चे, उस टाइम उनको उठाना पड़ता है, बच्चों को उठते ही जूस मिल जाता है। लेकिन वो जो गांव के बच्चे, आपने कभी देखा कि एक पैसे वाले का बच्चा आर्मी में जॉब कर रहा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जज्बा और जो देश प्रेम की भावना होती है ना, वो सिर्फ मिडिल क्लास में होती है। पैसे और अपर क्लास वाले तो सिर्फ अपने पैसे को मोहताज होते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जब ये चल रहा था कि चाइनीज़ आइटम को बैन किया जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जुलाई में यदि सबसे ज़्यादा मोबाइल सेल हुए हैं तो वो सिर्फ मेड इन चाइना हुए हैं। तो यही है देश प्रेम आप लोगों का। सोचो आप लोग कि हम कहाँ जी रहे हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। उस बच्चे को पूछो जो 4 बजे उठ के अपनी गांव की पगडंडियों को नापता है,
1600 मीटर की रेस एक बार करके दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है असली ज़िंदगी। और एक बार -40 डिग्री टेम्परेचर में जी के दिखाओ, पता चल जाएगा। एक बार अपने परिवार से 1 साल के लिए दूर रह के देखो, आपको पता चल जाएगा कि देशभक्ति क्या होती है। वो पैसे के मोहताज नहीं है। पैसे जितने पेमेंट, यदि जितना पैसा उनको वहाँ मिलता है उतना पेमेंट तो वो कहीं से भी कमा लेंगे, लेकिन वो पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए वो नहीं गए। उनकी अंदर देशभक्ति की भावना है, इसलिए वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को, आज के युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ कृपया करके अपनी ज़िंदगी को यूँ बर्बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी को इस देश के लिए, इस देश ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। 1947 के बाद, उससे पहले जिन लोगों ने हमारे लिए शहादत दी, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? कम से कम उनके बताए हुए मार्ग पे तो चलो। कम से कम अपनी ज़िंदगी एक ऐसे अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग आप पर गर्व करें। ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो तो आपसे लोग नज़रें चुराए। फ़क्र महसूस होना चाहिए आपके ऊपर और अपने आप पर। इंसान अपनी नज़रों से कभी गिरना नहीं चाहिए, और कभी ज़िंदगी में ऐसा काम मत करो कि आप अपनी नज़रों से गिर जाओ। ये शरीर किसी काम का नहीं। यदि ये देश के काम नहीं आ सका तो किसी काम का नहीं। हाँ, यदि आपको देश के साथ खिलवाड़ करना है तो बहुत से क्षेत्र हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र है, वहाँ जाइए, देश के साथ खिलवाड़ करिए, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेना में जाके आप सच्चे दिल से अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।